हम अक्सर सोचते हैं कि चुनाव बस हार जीत का एक खेल है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये शासन करने का अधिकार हासिल करने के बारे में है, और ये अधिकार, ये भरोसा सिर्फ जमीनी हकीकत और आंकड़ों की गहरी समझ से ही जीता जा सकता है। आज हम रामगंज मंडी की केस स्टडी के जरिए इसी पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी आज की चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरू करेंगे राजनीति से आगे के मकसद से, फिर रामगंज मंडी की जमीनी हकीकत को जानेंगे, वहां हुए चुनाव का विश्लेषण करेंगे, 7 चुनावों के पैटर्न को समझेंगे, फिर देखेंगे कि शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जा सकता है, और आखिर में जीत तक पहुंचने का रास्ता क्या है। देखिए, हमारा काम राजनीति से शुरू जरूर होता है, पर वहां खत्म नहीं होता। इसका असली लक्ष्य है गवर्नेंस, मतलब एक ऐसा शासन जो आम लोगों की जिंदगी में कोई बेहतर, कोई पॉजिटिव बदलाव ला सके। चुनाव जीतना तो उस लक्ष्य तक पहुंचने का बस एक रास्ता है, एक पड़ाव। असली मंजिल तो गवर्नेंस ही है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस जगह पर जहां ये सारी कहानी हो रही है, राजस्थान का रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र। क्योंकि देखिए, कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती, उसकी जड़ें हमेशा उस जगह की मिट्टी, वहां के लोगों और उनके हालातों में होती हैं। तो ये है कोटा जिले का विधानसभा क्षेत्र नंबर 192, और यहाँ की सबसे सबसे अहम बात यह है कि ये एक अनुसूचित जाति यानी SC रिजर्व्ड सीट है। और ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है, ये फैक्टर यहाँ के पूरे सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को तय करता है। आप जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। इस क्षेत्र में 27% अनुसूचित जाति और 13% अनुसूचित जनजाति की आबादी है। मतलब दोनों को मिला दें तो ये हो जाते हैं 40%। ये 40% वोटर किसी भी चुनाव का नतीजा पलटने का दम रखते हैं। ये सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, ये वो समुदाय हैं जिनके आसपास यहाँ की सारी राजनीति घूमती है। लेकिन आंकड़े वो पूरी कहानी नहीं बताते, कहानी बताते हैं लोग। जरा सुनिए रामगंज मंडी के एक किसान की आवाज। वो कहते हैं, हमारे खेत पत्थर की कीचड़ से जहरीले हो गए हैं, हमारे बच्चे धूल में सांस लेते हैं, ये उनकी तरक्की की कीमत है। आप जानते हैं, ये इलाका कोटा स्टोन के लिए बहुत मशहूर है, पर उस पत्थर की कीमत यहाँ के लोग अपनी सेहत और अपनी जमीन से चुका रहे हैं। यही यहाँ का सबसे बड़ा मुरोध है, और शायद सबसे गहरा जख्म भी। तो चलिए अब जमीन की हकीकत से आगे बढ़कर 2023 के चुनावी नतीजों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि नंबर क्या कहानी सुनाते हैं। 2023 के चुनाव में यहाँ कुल वोटर्स की संख्या थी 2,48,000 से कुछ ज्यादा। एक अच्छी खासी संख्या है जहां एक एक वोट की कीमत होती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, वोट डालने निकले कितने लोग? लगभग 79%। इतना जबरदस्त टर्नआउट ये दिखाता है कि लोग अपने मुद्दों को लेकर कितने सजग हैं, कितने एंगेज्ड हैं। यहाँ के लोग चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हैं, वो अपनी बात कहते हैं, चाहे वो किसी के पक्ष में हो या विपक्ष में। और ये रही उनकी बात। भारतीय जनता पार्टी को मिले लगभग 53% वोट, वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले करीब 43.5%। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। जीत और हार के बीच का फासला था 18,422 वोटों का। ये काफी बड़ी और आरामदायक जीत कही जा सकती है। ये कोई कांटे की टक्कर नहीं थी। इससे पता चलता है कि जीतने वाली पार्टी का संगठन जमीन पर कितना मजबूत है। पर सवाल ये है कि क्या कहानी हमेशा से ऐसी ही थी? देखिए, एक चुनाव तो बस एक स्नैपशॉट जैसा होता है। पूरी फिल्म समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए पिछले 30 सालों में हुए 7 चुनावों के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1993 और 98 दोनों बार कांग्रेस जीती, लेकिन फिर आया 2003 और वहां से हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। और तब से लेकर आज तक लगातार 5 बार बीजेपी ने इस सीट पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। ये कोई एक बार की लहर नहीं है, ये एक मजबूत किला है जो वक्त के साथ और भी पक्का होता गया है। और ये टेबल ये उस किले की मजबूती को और भी साफ साफ दिखाती है। आप देखिए, 2003 के बाद से बीजेपी का वोट शेयर कभी भी 47% से नीचे नहीं गया। 2013 में तो ये 59% तक पहुंच गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर काफी ऊपर नीचे होता रहा है। तो ये आंकड़े एक सेट पैटर्न की कहानी कह रहे हैं। तो इन सब आंकड़ों को जब हम एक साथ रखते हैं तो हमें 4 बहुत साफ साफ पैटर्न नजर आते हैं। पहला, 2003 से बीजेपी लगातार मजबूत हुई है।
दूसरा, यहाँ का वोटर बहुत जागरूक है। तीसरा, जीत का मार्जिन बदलता रहा है। कभी 2008 में बीजेपी सिर्फ 1,874 वोटों से जीती, तो 2013 में 36,000 से भी ज्यादा। इसका मतलब यहाँ बड़े स्विंग मुमकिन हैं। और चौथा और सबसे दिलचस्प, अब मैदान में एक नया प्लेयर है, भारत आदिवासी पार्टी यानी बैप, जो कांग्रेस के साथ है। ये एक नया समीकरण है जो पुराने खेल को बदल सकता है। तो अब तक हमने समस्या को समझा है, पैटर्न को पहचाना है। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए ना हो, बल्कि शासन का एक नया जनादेश बनाने के लिए हो। किसी भी रणनीति का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो है उम्मीदवार। कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र राजौरिया, उनकी ताकत क्या थी? उनके पास आर्थिक संसाधन थे, छवि साफ थी, लेकिन कमजोरी, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और उनका मुकाबला एक ऐसे नेता से था जो 6 बार जीत चुका था। एक अच्छी रणनीति का काम ही यही है कि वो ताकत को और बढ़ाए और कमजोरी की भरपाई करे। तो इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। मतलब 4 मुंह वाला, या कह लीजिए 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की रणनीति। पहला मोर्चा डेमोग्राफिक्स और पहचान, दूसरा विकास और कल्याण के मुद्दे, तीसरा जमीनी संगठन और चौथा सही टाइमिंग। और यहीं जब हम पहचान की बात करते हैं तो हमारे संविधान के मूल्य याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा संवाद, हमारी बातें समाज को जोड़ने वाली हों, तोड़ने वाली नहीं, और हर एक इंसान की गरिमा का सम्मान हो। अब इन 4 मोर्चों को जमीन पर कैसे उतारना है? स्टेप 1, आदिवासी और जो भी वंचित समाज हैं उन्हें गोलबंद करना। स्टेप 2, जो स्थानीय मुद्दे हैं, प्रदूषण, सड़कें, पानी, उन्हें कैंपेन का सेंटर बनाना। स्टेप 3, हर एक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं की एक इनसाइड आर्मी तैयार करना। और स्टेप 4, ये समझना कि ये लड़ाई आखिरी के 15 दिनों की नहीं है, ये एक लंबी, कई फेज में लड़ी जाने वाली लड़ाई है। कागज पर रणनीति बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारकर जीत में बदलना बिल्कुल दूसरी। तो अब बात करते हैं उस रास्ते की जो इन आंकड़ों को एक मजबूत जनादेश में बदल सके। सोचिए, चुनाव से 90 दिन पहले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पहले 30 दिन नींव मजबूत कीजिए, अपनी बूथ टीमों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को एक्टिवेट कीजिए। अगले 30 दिन पूरी ताकत से हमला कीजिए, सोशल मीडिया पर छा जाइए, घर घर जाकर मिलना शुरू कीजिए। आखिरी 30 दिन अपने वोट को पक्का कीजिए, अपना मैनिफेस्टो लाइए और विपक्ष के हर हमले का जवाब दीजिए। और आखिरी के 3 दिन सिर्फ और सिर्फ एक काम, अपने हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आना। और आज के दौर में डिजिटल लड़ाई बहुत ज्यादा अहम हो गई है। स्थानीय इन्फ्लुएंसर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाना, यंग क्रिएटर्स से अपनी कहानी को इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लोगों तक पहुंचाना, अपने विज्ञापन सिर्फ अपनी विधानसभा में ही टारगेट करना, और हाँ, सबसे जरूरी, अगर कोई झूठ फैला रहा है तो उसका जवाब तुरंत देना। लेकिन इस सब में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। देखिए, जब आप वोटर्स का डेटा इकट्ठा करते हैं तो उनकी प्राइवेसी का, उनकी निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति लेना, ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, ये भारत के कानून के तहत जरूरी है। इस भरोसे को बनाए रखना ही सही राजनीति है। तो हम आखिर में इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या जमीनी मुद्दे, लोगों की तकलीफें और एक सटीक डिजिटल रणनीति के दम पर बना अभियान 5 बार से लगातार जीत रही एक मजबूत राजनीतिक मशीन को हरा सकता है? इस सवाल का जवाब ही रामगंज मंडी और शायद आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.